नमस्कार दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी की काउंसलिंग जो 2023 में स्टार्ट होने वाली है, इससे जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये जो जानकारी आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा जो क्वेश्चंस किए गए हैं डीईटी की काउंसलिंग से जुड़े हुए, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको दूंगा। तो अगर आपके मन में डीईटी की काउंसलिंग से जुड़े हुए जो भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको इसको वीडियो को एंड तक देखना है। क्वेश्चन सबसे पहले मैं रीड कर देता हूं, देन उसके बाद हम एक एक करके जो है काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि सर ये डीईटी की काउंसलिंग है क्या? जो अदर स्टेट के बच्चे जनरली इस टाइप की क्वेश्चंस करते हैं, और काउंसलिंग ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसके थ्रू जो है हम कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि पीजी कोर्सेज हैं और साथ ही साथ यूजी कोर्सेज हैं। साथ ही साथ किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एमपीडीटी की काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं। जैसे कि बेसिकली 3 राउंड होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा और सीएलसी राउंड में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला राउंड कितने दिन का होता है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, और उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और हमें कब पता चलेगा कि हमें कॉलेज जो है अलॉट हो गया है, हमें जो है जैसे कि किसी कॉलेज में इस ब्रांच में हमारा जो है सीट बुक हो गई है, तो कब हमें जो है फाइनली पता पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। एमपी के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं कितनी % होती हैं, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जैसे कि बिहार, राजस्थान, झारखंड वगैरह हैं, तो उनके लिए कितने % सीटें होती हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं टीएफडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस या जो कैटेगरी होती है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, उसका बेनिफिट ले पाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। डीईटी की काउंसलिंग में फ़ीस कितनी लगती है, जो डीईटी चार्जेस करता है उसके बारे में बात करेंगे। और मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, अगर आपको जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग करना है तो कैसे कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। 8 नंबर पे हम जानने वाले हैं डीईटी की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके अलावा जो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको हिंट दे दूंगा। 10वां क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज हमें सिलेक्ट नहीं होता है, या हमें पसंद नहीं आता है, या ब्रांच पसंद नहीं आती है, तो कैसे जो है हम सेकेंड राउंड में जाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। किन बच्चों को सीएलसी राउंड के लिए वेट करना चाहिए, ये भी एक बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो कॉलेज है, कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करना होती है उसमें क्या करना होता है, तो इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगा जो बच्चों द्वारा पूछे गए हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही डीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग से जुड़े हुए ए टू जेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हर एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो दूंगा। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट वगैरह हूँ, ना ही मैं कहीं कुछ एडमिशन वगैरह कराता हूँ। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, मतलब टीचर हूँ। जब से मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद ही मैं टीचिंग से जुड़ गया, क्योंकि टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें मैं वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराता हूँ, सब्जेक्ट से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए। और साथ ही साथ बीटेक के फर्स्ट ईयर में, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो इसके वीडियो लेक्चर भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे तमाम जो है आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। प्लेसमेंट की तैयारी कैसे की जाए, इसके अलावा गेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, जैसे मैं खुद गेट की प्रिपरेशन करके आया हूं दिल्ली से, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो डेफिनेटली मैंने इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, इन सब तमाम सिटी में पढ़ा है, और नॉलेज है, एक बेसिक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। मतलब मैं 12 साल से खुद टीचिंग में हूँ, बीटेक किया, उसके बाद एमटेक किया, और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, जो कि फाइनली है, बेसिकली फाइनल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। कहीं भी आप फंसते हैं, अगर आपका जैसे जेईई मेंस में कम परसेंटाइल है, बहुत लो परसेंटाइल है, बहुत से बच्चों का 12th में बहुत कम परसेंटेज होता है, लेकिन डाउट होता है कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, हम भी बीटेक सीएससी में जो है करना चाह रहे हैं और एक अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं ऊपर जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर भी कर दूंगा, नीचे भी डाल दूंगा कमेंट्स बॉक्स वगैरह में जाके, तो आप जो है मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं पूरी सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीईटी की काउंसलिंग है क्या। देखिए, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम ही
होता है, बहुत से एमपी के स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम होता है। तो बेसिकली ये काउंसलिंग है क्या और काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहीं से जो है आपकी डीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट भी होती है कि काउंसलिंग के बारे में पहले आप समझ पाएंगे, मतलब डीईटी के बारे में समझ पाएंगे तो देन फिर आगे मैं आपको बता पाऊंगा। देखिए डीईटी की जो काउंसलिंग है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसे कराता है बेसिकली। इसकी प्रॉपर एक शेड्यूल आता है, प्रॉपर इसकी डेट आती है। तो इसका पूरा नाम मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन है। और ये जो काउंसलिंग होती है पहले जब होती थी तो ये ऑफलाइन होती थी, मतलब किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना होता था और वहाँ पे जो है आपको वेट करके पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर होती थी, उनके स्टेप्स होते थे, उनको फॉलो करना होता था। देन कोविड के बाद फिर जो है ये काउंसलिंग ऑनलाइन हुई और अभी जो है पूरी ऑनलाइन ही ये काउंसलिंग होती है। तो डीईटी एमपीडीटी जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसी पे पूरा प्रोसेस होता है, उसी पे सभी स्टेप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे आने वाले टाइम में पूरे वीडियो भी देने वाला हूं और आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होने वाली है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है आप जैसे कि जो यूजी कोर्सेज हैं, यूजी मतलब 12th के बाद किए जाते हैं, और पीजी कोर्सेज मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो 12th के बाद जैसे कि आप टेक्निकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीटेक कर सकते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, या बीई भी जैसे बोला जाता है, या फार्मेसी आप कर सकते हैं, बी फार्म, डी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होगा और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि जो 12th के बाद किए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको अलग से जो है बता दूंगा। अगर हम बात करें जैसे कि यूजी कोर्सेज, तो यूजी कोर्सेज में जैसे कि अगर आप देखें तो एमबीए में आप एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, एमसीए कर सकते हैं, एमटेक में ले सकते हैं, एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। तो यूजी और पीजी दोनों की काउंसलिंग जो है डीईटी के थ्रू ही होता है और इस मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके थ्रू जो है मध्य प्रदेश में जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि सबसे टॉप पे हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशली आरजीपीबी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, आरजीपीबी है क्या, आरजीपीबी जो है मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे एफिलेटेड मध्य प्रदेश में तमाम कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। जो टॉप 5-6 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे कि एसटीएस, आईटीएस, इसके अलावा अगर हम बात करें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटीएस वगैरह है, ये सब जो है आरजीपीबी की डिग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी डीएवी भी जो है सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो इन सब कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज जो कि आरजीपीबी से मान्यता प्राप्त है उन सब में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन नहीं ले सकते। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो है एडमिशन या तो उनका खुद का टेस्ट होता है या फिर जो है उनके ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर आप फॉर्म फिल करके वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो सिर्फ जो है आरजीपीबी एफिलेटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाएंगे। तब भी अगर आपके कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं। तो जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है बेसिकली इसका पूरा एक शेड्यूल होता है। जैसे ही आपका जैसे कि जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया दोनों, इसके अलावा सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, इसके साथ ही एमपी बोर्ड का रिजल्ट अभी आ जाएगा। सभी चीज़ें आने के बाद गवर्नमेंट क्या करता है, जो डीईटी क्या करता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डेट रिलीज कर देगा आपको कि इतने दिन से इतने दिन तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो प्रॉपर उसमें फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा और सीएलसी राउंड होगा। तो जो पहला राउंड होगा वो जेईई वाले बच्चों के लिए होता है, उसके लिए कुछ प्रॉपर दिन होते हैं कि इतने दिन चलने वाला है। फिर जो है सेकंड राउंड होगा, जो बच्चे जैसे कि फर्स्ट राउंड में नहीं बैठ पा रहे हैं या फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं आया, मनपसंद ब्रांच नहीं मिली है, तो सेकंड राउंड में जा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है सीएलसी राउंड होता है जो कि लास्ट राउंड होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सीएलसी राउंड में भी 2 राउंड होते हैं और ये कम दिन का होता है, 3-3, 2-2, 4-4 दिन का जनरली ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा। देखिए फर्स्ट राउंड जो है जैसे कि अराउंड मान के चलिए आप ये चलने वाला है आपका 20 तक दिन जो है चलेगा और इसमें पूरी स्टेप्स होती हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन वही है। और जो सेकंड राउंड है ये भी आपका अराउंड मतलब 15-20 दिन चलने वाला है और सीएलसी राउंड 3-4 दिन का होता है। तो प्रॉपर जो है आपको उन्हीं जो राउंड्स हैं उन्हीं राउंड्स के बीच में ही जो है पूरा प्रोसेस करना होता है, आगे पीछे नहीं कर सकते। काउंसलिंग खत्म हो गई तो उसके बाद जो है आप मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं, बी फार्म अगर बीटेक की बात करें तो उनमें एडमिशन भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके बाद पूरा सब चीज़ें सिस्टम क्लोज हो जाती हैं। तो प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो है आपको एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट की एडमिशन की हम बात करते हैं, जो कॉलेज बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, तो वो भी जो है डीईटी की काउंसलिंग करते तो हैं ही।
है ना। मतलब आपको ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। डीईटी की काउंसलिंग में आपको वो कॉलेज वाले फॉर्म भरेंगे, पूरा आपको अपेयर करवाएंगे और फिर फाइनली जाके आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अब देखिए हम बात करते हैं जो पहला राउंड होता है वो कितने दिन का होता है और इसमें स्टेप्स क्या होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो पहला राउंड है, जैसे कि जब भी डेट आ जाएगी तो अराउंड जैसे मैंने बताया 15 से 20 दिन चलने वाला है। तो इसमें जो बेसिक स्टेप है, 4 स्टेप होती हैं पहले राउंड की, मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो पहला राउंड होगा वो जेईई वाले बच्चे ही दे पाएंगे। जिन बच्चों ने जेईई एग्जाम दे रखा है, भले 0 से लेकर 99 परसेंटाइल बच्चों का है, जो भी रैंक लगी है, आप सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टेप की हम बात करें तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप MPDT की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे डालेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें जो है बीटेक के नाम से एक अलग से ऑप्शन होगा, मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में। पूरा जो डीईटी की वेबसाइट है उस पर लाइव करके मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो उस पर आपको आ जाना है और क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है वहाँ पे पूरा शेड्यूल खुल जाएगा, वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन की लिंक होगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका जो जेईई है उसका एप्लीकेशन नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें। जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो जो है आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ से जो जेईई जो आपका जिसमें जेईई फॉर्म फिल कर रखा है, जो भी फोटो आपने वहाँ डाल रखा होगा, वहाँ से पूरी डिटेल आ जाएगी। और कुछ आपको थोड़ी बहुत डिटेल और डालना रहेगी, जैसे कि नंबर हुआ, इसके अलावा ईमेल आईडी वगैरह हुई, और अपना ही नंबर डालें क्योंकि इस पर आपको OTP मिलने वाला है। और इस OTP को जो है आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, उसको फिर चेंज करेंगे आपको बाद में, है ना। तो इस टाइप से ये फर्स्ट आप प्रोसेस हो जाएगा। और उसी में जो है आपको आगे चल के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे और फिर देन जो है आगे जो प्रोसेस होगा वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, जो वेरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे, और वहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो वेरीफाइड होके फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा। तो ये जो चलने वाला है जैसे कि 5-6 दिन चलेगा रजिस्ट्रेशन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जेईई जो है जिसका अच्छा परसेंटाइल होगा उसी के बेस पे जो है उसको उतना अच्छा कॉलेज और उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी। भले आप 5वें दिन रजिस्ट्रेशन करें, भले चौथे दिन करें, भले पहले दिन करें, तो इसमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से बच्चों ने और पेरेंट्स ने मुझसे ऐसा पूछा, तो इसलिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के जैसे कि बीच में या 3-4 दिन बाद जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुरंत नहीं कर पाएंगे, पहले दिन के बाद नहीं कर पाएंगे, उसकी भी प्रॉपर डेट होगी। देखिए चारों स्टेप की, फर्स्ट राउंड की जो 3-4 स्टेप है उनके लिए प्रॉपर डेट होगी और उसी के अकॉर्डिंग लिंक ओपन होती जाएगी डीईटी की वेबसाइट पर। तो रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी। देन उसके बाद फिर दोबारा लॉगिन करेंगे जब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और फिर लॉगिन करके जो है आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है, कॉलेज सेलेक्ट करना होते हैं। जो आपका जेईई मेंस में जो परसेंटाइल है, आप पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हैं डीईटी की वेबसाइट पर जाकर। तो वहाँ से आप एक पूरी लिस्ट बना लीजिएगा पेन कॉपी लेके एक डायरी में, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। जो है मिनिमम आपको 10 कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। किसी भी ब्रांच में आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपको SGS ITS कॉलेज सेलेक्ट करना है तो SGS ITS की CS IT EC ऐसे डाल सकते हैं। फिर DAVB की, ये आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। कुछ का कुछ डाल देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और कॉलेज नहीं मिलता है। तो चॉइस फिलिंग करेंगे, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा। पेमेंट मतलब चार्जेस लेगा डीईटी, जिसमें 1530 रुपये चार्जेस लगना है। और अगर आप बाहर से साइबर कैफ़े वगैरह से करवाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो साइबर कैफ़े वाला लेता है, या जो नेट बैंकिंग प्रोसेस का चार्ज लगता है। तो इसमें मोड ऑफ पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी नेट बैंकिंग तमाम जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप पूरा प्रोसेस करके जो है ये पूरा पेमेंट देके अपना रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे। और चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर जो है आप कुछ दिन के लिए वेट करेंगे तो एक मेरिट लिस्ट आएगी आपकी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन उससे आप कुछ चीज़ें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है, क्या है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगी। फिर मेरिट लिस्ट के बाद ये प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग है, इनमें जो है कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं हो सकती। फिर देन उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आपको उसमें लिखा होगा अलॉटमेंट, है ना, फाइनल अलॉटमेंट जो है आपका आ जाएगा। इसके बीच में अगर आपको जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपने फॉर्म गलत भर रखा है, तो उसको भी जो है आप करेक्ट कर सकते हैं। और देन उसके बाद फिर जो है आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके लिए प्रॉपर डेट होगी अलॉटमेंट के लिए भी, तो उस पर क्लिक करके जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको फाइनली पता पड़ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में, ये ब्रांच में ये सीट अलॉट हो गई है फाइनली। और उसमें डेट भी दे रखी होती है कि इस डेट को आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो फाइनली फिर जो है आपको जो 4th-5th स्टेप है उसमें जाके, 4th स्टेप जो होगी उसमें जाके अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और 5th स्टेप में जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी। तो ये पहला राउंड हो गया।
सेकंड राउंड में भी सेम यही होने वाला है, सेम टू सेम यही। जैसे कि जिन बच्चों ने जो मनपसंद उसको कॉलेज नहीं मिला, ब्रांच नहीं मिली, तो क्या होगा, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेगा। रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर ऑटोमेटिक आप जो है सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो फिर जो है आप सेकंड राउंड के लिए नहीं बैठ पाएंगे, ना ही CLC राउंड के लिए बैठ पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है, ब्रांच पसंद नहीं आई है, आप सेकंड राउंड में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप जो है फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग ना करें और देन उसके बाद सेकंड राउंड में फिर दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह तमाम चीज़ें, पासवर्ड वगैरह, तो वो सब चीज़ें वही रहना है। इसमें जो है आपको बस चॉइस फिलिंग से, जो चॉइस फिलिंग वाली स्टेप होगी, वहाँ से जो है दोबारा चॉइस फिलिंग करना होगी अकॉर्डिंग टू जो कॉलेजेस में सीट बची हुई है उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो JEE मेंस है उसके परसेंटाइल बेस पर। तो फिर दोबारा आप चॉइस फिलिंग करेंगे और दोबारा जो है फिर आपको चार्जेस लगने वाला है DET का। इस बार 1530 नहीं रहेगा, 1100 कुछ इस टाइप से लगने वाला है, 1000 कुछ समथिंग चार्ज लगेगा। फिर सेकंड राउंड के लिए वही प्रोसेस होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और कुछ दिन बाद फिर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, वो भी जो है अराउंड 10 से 15 दिन चलने वाला है, और फिर लास्ट में CLC राउंड रहेगा। देखिए फर्स्ट राउंड में ये मान के चलिए कॉलेजों में सीट 50% से ज़्यादा भर जाती हैं, तो चांस फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जो जोसा के लिए बैठ रहे हैं या IIT के लिए बैठेंगे, या बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उनके एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तो सेकंड राउंड में ऐसा मत सोचिए कि आपको सीट मिल जाएगी। वो बच्चे भी जो है यहाँ पर आएंगे जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं। CLC राउंड में भी सेम यही होता है कि जोसा में नहीं मिल पाया या जैसे कि IIT वगैरह में नहीं हो पाया, तो बच्चा चाहता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एटलीस्ट मतलब MP के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए ट्राई करें, या कुछ अच्छे 2-4 प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए ट्राई करते हैं। तो इसलिए बहुत से बच्चों को देखा होगा सेकंड राउंड और CLC राउंड में भी सीट नहीं मिल पाती है। तो वो सिर्फ यही कारण है कि जोसा हुआ, जो अदर स्टेट की जो काउंसलिंग्स होती हैं, इन सब को जो है बच्चा ट्राई करता है और देन नहीं मिलता है तो फिर दोबारा MP में आके भरना चाहता है, और उनके परसेंटाइल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस चीज़ को आप सोच दें कि आपको सेकंड राउंड या CLC राउंड में मिल सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपका परसेंटाइल अच्छा है, हाई परसेंटाइल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लो परसेंटाइल है तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये हो गया। और CLC राउंड में क्या है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड सेम होते हैं। CLC राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह तमाम चीज़ें आपने कर रखी हैं, आप पैसा दे देंगे और फिर जो है जिस कॉलेज में आपको जाना होगा, कॉलेज में जाके जो है जहाँ पे सीटें खाली होंगी आप ऑनलाइन देख पाएंगे, उस कॉलेज में जाके जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। बहुत सारे बच्चे आएंगे वहाँ पे, आप जाएंगे ऐसे 200-250 बच्चे आएंगे, जिस बच्चे का परसेंटाइल अच्छा होगा उसी को जो है सीट मिलेगी। सेकेंड राउंड जो है इसमें 12th और जो JEE है दोनों के बेस पे एंट्री मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी जो मिलेगी वो किसको मिलने वाली है, JEE वाले बच्चे को। अगर जिस बच्चे का जैसे कि 1 परसेंटाइल है JEE में और किसी बच्चे का 12th में 99% है, तो डेफिनेटली जो 1 परसेंटाइल वाले बच्चे का वेटेज पहले होगा उसको सीट पहले दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो आप समझ के बैठे हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, CSIT ब्रांच मिल जाएगी, तो मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बताना चाहूँगा, आपको सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में। और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी 12th के परसेंटेज बेस पर, या आपका JEE में बहुत कम परसेंटाइल है उसके बेस पे। तो आप प्राइवेट कॉलेज देख लें, क्योंकि देखिए अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी है उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और मैं बोलता भी हूँ जिन बच्चों के अच्छे परसेंटाइल हैं, आप DET की काउंसलिंग करें बाहर से और ट्राई करें उसके थ्रू, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको मनपसंद ब्रांच ना मिल पाए, किसी को CS ना मिलते हुए IT मिलेगी, IT ना मिलते हुए EC मिलेगी। तो जनरली देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, MP बोर्ड के बच्चे अगर आप देखेंगे, CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, और भी अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चे होते हैं MP के अंदर ही, और अदर स्टेट के बच्चे हैं तो वो भी रहेगा। तो ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जैसे कि जो पहला राउंड कितने दिन का होने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टेप बता दिए हैं। टोटल 5 स्टेप हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और फिर रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये स्टेप होती हैं और आपको अलॉटमेंट लेटर में पता चल जाएगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिल गया। 5th नंबर पे हम बात करने वाले हैं MP के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी % सीटें होती हैं, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी % सीटें होती हैं। तो ये जो रेशो होता है ये 90 और 10 का होता है, 90 और 10 का।
तो 90% सीटें जो है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी और एमपी का आपको मूल निवासी लगने वाला है ना। और अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनके लिए 10% सीटों का कोटा होता है। अब इसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर हमारी ऑल इंडिया रैंक लगेगी क्या? तो अगर आप एमपी के बच्चे हैं और आपके पास एमपी का मूल निवासी है तो डेफिनेटली आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपका सीट का अलॉटमेंट होगा। और अगर वहाँ पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया तो फिर जो है जनरल के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट मिलने वाली है, तो डेफिनेटली उसका वेटेज आपको मिलेगा। और इसमें जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ओबीसी, एससी, एसटी और इन सब कोटे का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी छठवां क्वेश्चन है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट TWF, EWS की जो कैटेगरी की सीट होती है या जो इस मतलब कैटेगरी सीट ले सकते हैं क्या? बेसिकली नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे एमपी का मूल निवासी लगने वाला है। अगर आप TFW देखेंगे, EWS देखेंगे और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा एमपी का ही, तो डेफिनेटली आप जो है अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान वगैरह से, तो आपको एज ए जनरल सीट जो है कंसीडर होगी और जो 10% का जो कोटा है उसी में से। ठीक है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डीईटी की काउंसलिंग में फीस कितनी लगती है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी फर्स्ट राउंड में आपको अराउंड 1530 रुपये लगने वाला है। बाकी नेट वाला कुछ चार्जेस ले लेगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कुछ चार्ज लग जाएगा आपका। सेकंड राउंड में आपको 1000 कुछ चार्जेस लगने वाला है। सीएलसी राउंड में भी 1000 कुछ चार्जेस लगने वाला है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट राउंड में नहीं बैठा है, सेकंड राउंड में पहली बार बैठेगा तो उसको 1530 रुपये चार्जेस ही लगने वाला है। देखिए ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला, कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बच्चों के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको डीईटी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दूं और मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूं आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब डीईटी की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं और एमपी के बच्चे हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? एक तो 10th, 12th, इसके अलावा आपका एमपी का मूल निवासी, अगर आपके पास EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ये आपका लग जाएगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और मूल निवासी एमपी मतलब जो जनरल कास्ट के जैसे शर्मा है, गुप्ता हैं, इस टाइप के बच्चे हैं और मध्य प्रदेश के हैं, तो डेफिनेटली आपको जो 10th, 11th, 12th ये तो सब लगने ही वाला है। और आपके TC, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट ये रिपोर्टिंग के टाइम लगेगा, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब काउंसलिंग में फॉर्म फिल करेंगे तब आपको जो है एक तो JEE का जो रोल नंबर है या JEE का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर डाल के डिटेल फैच कर लेगा वो। दूसरा 10th का रोल नंबर डलेगा, 12th में आपको PCM के मार्क्स डलने वाले हैं और आपका रोल नंबर डलेगा। देन डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको अगर आप EWS सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगने वाला है, और TFW अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें इनकम भी लगेगा और इसमें भी EWS में भी इनकम लगने वाला है। अगर आपकी 8 लाख से कम आए आपके फादर का लगेगा, आपका नहीं लगेगा। इस चीज़ को भी आपको समझना है, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से डिटेल में डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इस चीज़ के समझ गए होगे आप। ओबीसी में जो है आपके सिर्फ जो है जैसे कि आपका मूल निवासी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा 10th, 12th और JEE का रिजल्ट या 12th का अपने देख रखा है तो 12th का रिजल्ट लगने वाला है। तो ये बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब लगेंगे। अब देखिए इसमें जो आपका अभी डिजिटली जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं, नए वाले जो बने हुए हैं, जिसमें ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर डलता है सिर्फ, और अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना पड़ते हैं स्कैन करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो डेफिनेटली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं 10th, 12th, इसके अलावा जो है आपका जैसे कि मूल निवासी हो गया, आपका SC ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और अदर स्टेट के अगर आप बच्चे हैं तो आपको सिर्फ 10th, 12th लगने वाला है, मूल निवासी तो लगेगा नहीं आपको, इनकम लगेगा नहीं, सिर्फ यही चीज़ें आपको लगने वाली हैं। और एक JEE का रिजल्ट, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट आपको एक बार अगेन बता देता हूँ। JEE का रिजल्ट, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 10th, 12th, इसके अलावा अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो MP का मूल निवासी, डोमिसाइल जिसे हम बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, इनकम लगने वाला है। और जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे तो समग्र ID आपको लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा इसमें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन जो है आपको अगर आप अपलोड करेंगे, जो वैसे तो JEE से ले लेगा वो, लेकिन जब 12th के बेस पर डालेंगे तो फोटो लगने वाला है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है आपकी। ठीक है, TC माइग्रेशन ओरिजिनल लगेंगे, 10th, 12th ये ओरिजिनल नहीं लगते हैं, जब रिपोर्टिंग करते हैं तब। TC माइग्रेशन जो है आपको अपलोड नहीं करना है, ये आपको रिपोर्ट जब कॉलेज मिल जाएगा तब जमा करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 5 में अगर हम देखें तो एक तो इंदौर का SGS ITS है, जो कि MP का नंबर 1 कॉलेज है। दूसरे नंबर पर DAVB कॉलेज आता है।
तीसरे नंबर पे जनरली बच्चों की जो पसंद है उसमें MITS और UIT कॉलेज है, ये दोनों हैं। फिर जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे कि चौथे पाँचवें नंबर पे आपको UGC जो है ना, जैसे कि GEC है, सॉरी, फिर उसके बाद उज्जैन का कॉलेज है, ये कॉलेज जो है माने जाते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे सती विदिशा है, रीवा है, सागर में ये कॉलेज है, तो इनमें बच्चे ना जाते हुए किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सिटी से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली अगर आप सिटी से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे इंदौर है, इंदौर में आप आते हैं तो यहाँ पे IT पार्क है, कंपनियां मिल जाएंगी, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। गेट की कोचिंग कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना है उसकी कोचिंग कर सकते हैं, है ना। अब आप कहीं ऐसे जगह पहुंच गए जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज तो है लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेस ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए बच्चा जो स्मार्ट बच्चा है वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपको GS, DAVB, UIT वगैरह है, UGC है, जबलपुर इंजीनियरिंग, ये कॉलेज मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिलते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से संतुष्ट होकर अच्छा पैकेज ले लेता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेज हैं जो 1-1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू है, एक नाम है, पुराना है, तो इसलिए जो है एक ट्रस्टेबल है, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। मिलता है JEE में अच्छा परसेंटाइल है तो लीजिए आप, नहीं है तो बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे पढ़िए और पैकेज उठाइए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है तो सेकंड राउंड में कैसे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप रिपोर्टिंग ना करें कॉलेज में। और अगर आपने जैसे बाहर से फाइल बनवा रखी है ना, तो डेफिनेटली आपको फाइनली आपने करके और सेलेक्ट कर लिया है कॉलेज, तो कॉलेज वाले लॉक करके आपको सीट दे ही देंगे प्राइवेट कॉलेज में, जिनका कम परसेंटाइल है, जो 12th के बेस पे अपेयर होना चाह रहे हैं। जो बाहर से काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर से ही काउंसलिंग में एडमिशन मिलता है, मतलब आप खुद को बाहर से ही करना होगा। प्राइवेट कॉलेज में जो है आप कॉलेज से फाइल बनवा के कॉलेज से करवा सकते हैं, ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, तो इस चीज़ का आपको भी समझना होगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको रिपोर्टिंग नहीं करना होगी, ऑटोमेटिक आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे और वही आपका रजिस्ट्रेशन और ID से आपका काम हो जाएगा। सिर्फ चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी होगी, उसके लिए अलग से चार्ज लगने वाला है। कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्टिंग के टाइम क्या करना होता है। देखिए, कॉलेज जैसे मिल जाएगा आपको, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसमें रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा होगा, डेट दे रखी होगी, उसी डेट पे आपको जाना होगा। आगे पीछे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, एक दिन बाद भी गए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर लूँ, है ना। तो अगर आप बाहर से काउंसलिंग कर रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर जो आपका आता है तो उसमें डेट और टाइम दे रखा होता है। उस पर्टिकुलर डेट में फिजिकली आपको कॉलेज में जाकर प्रेजेंट होना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाना होंगे, है ना। और आपको जो फीस है वो जमा करनी होगी। ये ऐसे करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करके आपकी सीट लॉक करना होती है। मतलब आपको बोलना होगा कि मैं आ गया हूँ, मेरी सीट लॉक कर दीजिए, ये पैसा है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तब जाके होगा। आप चाहें कि वहीं से जहाँ पे है वहाँ से ऑनलाइन चीज़ें हो जाए, नहीं, इसमें जो है आपको फिजिकली जाना होगा। तो रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अलॉटमेंट लेटर, इसका प्रिंट लगेगा, फोटोकॉपी लगने वाली है, सिर्फ TC माइग्रेशन आपके ओरिजिनल लगेंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो फोटोकॉपी में आपको एक तो जैसे कि JEE का रिजल्ट लगेगा या इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी 2 सेट फोटोकॉपी करना है, 10th का, 12th का, आधार कार्ड, इसके अलावा फ़ोटो देना होते हैं, 5-6 फ़ोटो जो लगते हैं, जैसे कि आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मूल निवासी जिसे हम बोलते हैं, MP डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC ST के बच्चे हैं, MP के जो बच्चे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको समग्र ID भी बहुत से कॉलेज मांगते हैं। अगर आप ड्रॉप लिए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनने वाला है ना। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और साथ ही साथ आपको जो कॉलेज की फ़ीस है, आधी फीस जमा करनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, जो अच्छे टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं वो चीज़ें। तो कैसे करना है वो उसकी वेबसाइट पे होता है, चेक के थ्रू ऑनलाइन करना है, वो सभी चीज़ें जो है आप, उसकी स्लिप भी लगती है। तो ऐसे 8-10 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। तब भी आपकी कुछ भी क्वेरी है तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।